हेलो एवरीवन। क्लास 8 का हम लोग चैप्टर 5 देखेंगे केमिस्ट्री में। पियर्सन आईटीजी फाउंडेशन को हम लोग देखेंगे। क्लास 8 का है, चैप्टर 5 है। इससे पहले हम लोगों ने कितने सारे कर लिए हैं? एटम्स स्ट्रक्चर ऑफ एटम पहला था, दूसरा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, तीसरा लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंसेस, चौथा एयर एंड ऑक्सीजन। और सभी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी कम से कम लेवल 1 तक के कराए हुए हैं, अंतिम 2 के। और उसके बाद ये चैप्टर 5 है, क्योंकि रिक्वेस्ट आया था इसको करने का, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। वाटर सॉल्यूशन, सॉल्युबिलिटी एंड हाइड्रोजन। पिछली बार ऑक्सीजन के बारे में डिटेल से हमने देखा था, उसका ओकरेंस, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज, मेटालिक ऑक्साइड, नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन, खासकर नॉन मेटालिक ऑक्साइड, उसका टेस्ट, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के माध्यम से ऑक्सीजन को कैसे एटमॉस्फेयर से अलग किया जाता है, सारी चीजें हम लोगों ने देखी थी। काफी डिटेल में सब पढ़ना था। इस बार वाटर सॉल्यूशन, सॉल्युबिलिटी एंड हाइड्रोजन। मेनली वाटर H2O, और H2O में ऑक्सीजन किस फॉर्म में होता है? कंबाइंड फॉर्म में। ये देखे भी थे हम लोग, फ्री स्टेट, कंबाइंड स्टेट, सारा चीज देखे थे। अगर नहीं देखे हो तो आई बटन पर क्लिक करोगे तो वहां से आपको पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, सबका प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। और इस पीडीएफ के लिए टेलीग्राम का चैनल नीचे लिंक में दिया गया है, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं। तो हमें सबसे पहले इसमें देखना होगा कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या जानना है, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर हम कोई सीमा अगर तय नहीं करेंगे कि हमें कहाँ तक इस चैप्टर में जाना है, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो हमें सबसे पहले वाटर के बारे में जानना है, उसका ओकरेंस क्या है, उसका हिस्टोरिकल एस्पेक्ट, ओकरेंस, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर के बारे में जानना है। उसके बाद सोल्यूशन का टॉपिक शुरू होता है, सोल्युबिलिटी और केमिकल प्रॉपर्टीज में मेटल के साथ रिएक्शन, नॉन मेटल्स, मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन, नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन। और फिर वाटर के कई सारे टेस्ट होते हैं। टेस्ट मतलब वो TAST टेस्ट नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, वो एक TEST टेस्ट बोल रहा हूँ, ठीक है। उसको देखेंगे हम लोग इसी क्लास में। फिर सॉल्यूशन, सॉल्युबिलिटी, और अंत में हाइड्रोजन का सारा चीज पढ़ना है, जैसा कि हम लोग ने पिछले चैप्टर में ऑक्सीजन के बारे में पढ़ा था। ऑकरेंस, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, यूजेस, ये हाइड्रोजन का। अच्छा, ये सब इसलिए करना पड़ता है ताकि ये बेस आपका मजबूत हो जाएगा, ठीक है। केमिस्ट्री में फिर डर नहीं लगेगा, रिएक्शन से डर नहीं लगेगा, या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डर नहीं लगेगा, क्योंकि ये सब समझ फिजिकल और इनऑर्गेनिक दोनों में आ जाता है। कई सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। अराउंड 4.3 बिलियन, मतलब वाटर का ऑकरेंस कब हुआ? तो लगभग 4.3। ये वही समय है जब हमारा अर्थ क्या हुआ? अस्तित्व में आया, हमारा अर्थ एग्जिस्टेंस में आया। 4.3 यानी 4.3 अरब साल पहले एग्जिस्टेंस, ठीक है। आई होप ये स्पेलिंग सही है। तो लगभग उसी समय वाटर का भी ये माना जाता है। अगर आप सर्च भी करोगे तो यही मेनली डेट दिया गया है कि लगभग 4.3 बिलियन ईयर से वो वाटर का उद्भव हुआ इस धरती पर। तो हालांकि आपके पियर्सन बुक में पता है कितना लिखा हुआ है? 43 बिलियन, जो कि इतना साल पहले तो धरती भी नहीं थी, तो फिर वाटर कहाँ से होगा? तो दरअसल प्रिंटिंग मिस्टेक है आपके बुक में, 4.3 होगा, ठीक है। तो आप भी उसको करेक्ट कर लेना। फिर 1781 में, हम लोग अभी हिस्टोरिकल एस्पेक्ट देख रहे हैं। इन 1781 हेनरी कैवेंडिश, एक साइंटिस्ट थे, आपने इनका नाम पहले भी सुना होगा। कमेंट सेक्शन में बताना कि इनका और किस चीज से संबंध था, इनको कौन सी और चीजें इन्होंने बताई थी, ठीक है। बहुत फेमस नाम है ये। हेनरी कैवेंडिश सिंथेसाइज वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है। 1781 में सबसे पहले हेनरी कैवेंडिश ने वाटर को सिंथेसाइज किया था ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिला के, ठीक है। बहुत बड़ी बात थी। और फिर उसके बाद A. लेविजर। लेविजर एक जैसा फ्रेंच नेम है, हो सकता है मैं इसको सही प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूँ। सबसे पहले इन्होंने बताया था कि वाटर क्या है? कंपाउंड है। वाटर कंपाउंड है, वाटर मिक्सचर नहीं है और ना ही प्योर सब्सटेंस है। वाटर कंपाउंड में आता है, क्यों? क्योंकि वाटर जो H2O है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक डेफिनिट प्रोपोर्शन में केमिकली कंबाइंड रहते हैं। पर याद है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में हमने कंपाउंड का डिफिनेशन देखा था। तो वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन केमिकली कंबाइंड रहते हैं, वो भी डेफिनिट प्रोपोर्शन में। देख रहे हो, हर एक ऑक्सीजन एटम पे 2 हाइड्रोजन एटम है, यानी 2:1 का रेशियो है, इसलिए इसे कंपाउंड पढ़ते हैं। ये मिक्सचर नहीं है और ना ही प्योर सब्सटेंस। तो ये हिस्टोरिकल एस्पेक्ट कुछ आप जान सकते थे। फिर इसका ओकरेंस आप बहुत सारे चीजों में, जैसे कि ओकरेंस मेनली 3 स्टेट में होता है: सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट। सॉलिड स्टेट यानी कि जो हमारे नॉर्थ पोल, साउथ पोल पर जो ग्लेशियर्स हैं, या फिर हिमालयस, या जो भी माउंटेन रेंज में जो सॉलिड फॉर्म में हमें वाटर के फॉर्म में आप
सॉलिड फॉर्म है वाटर का, वहां पर भी सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं मेनली। लिक्विड स्टेट में अंडरग्राउंड वाटर हो गया, रिवर में जो वाटर फ्लो कर रहा है, लेक्स में, पॉन्ड्स में, ये सब लिक्विड स्टेट के वाटर हैं। या फिर रेन, जो रेन आता है, जो वाटर ऐसे तो कभी काल ठीक है, वो भी लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। गैसियस स्टेट, तो वाटर में वाटर वेपर जो है हमारा एटमॉस्फेयर में, वो गैसियस स्टेट में हो गया, लगातार इवापोरेशन हो रहा है तो वो गैसियस स्टेट में। अब ये जो चार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन अर्थ सरफेस। देखियो 97% वाटर क्या है हमारा, सेलाइन है, और 3% वाटर फ्रेश है। इसी को हम लोग पी सकते हैं, ये पीने लायक है ही नहीं सेलाइन। इसको बहुत सारा अगर पीना भी है तो काफी इसको फिल्ट्रेशन और प्यूरिफिकेशन करना पड़ेगा। हालांकि इजराइल जैसे देश इसका उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि वे इसको फिल्ट्रेशन करके, प्यूरिफिकेशन करके इसका यूज कर सकते हैं। वो भी शायद डेली यूजेस के लिए, शायद पीने के लिए, या हो सकता है पीने के लिए भी, लेकिन इसराइल इस समय बहुत आगे है। मुझे लगता है कि शायद वाटर 3% है सिर्फ पीने के लिए, शायद इसी चलते वाटर की दुनिया भर में कमी है। लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि अगर 97% वाटर फ्रेश रहता फिर भी दुनिया में वाटर की कमी पता नहीं, क्योंकि आदमी इतना, समझ रहे हो ना, ग्रीडी है, क्योंकि कितना भी उसे कुछ दे दो उससे उसका पेट नहीं भरता है। तो आई थिंक चलो कोई बात नहीं, 3% फ्रेश वाटर है। तो अब ये इंपॉर्टेंट है कि 3% फ्रेश वाटर में क्या क्या, कहाँ कहाँ वो फ्रेश वाटर है। तो 3% फ्रेश वाटर जो है उसमें आइस कैप 68.7% है, सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर कहाँ पर है, आइस कैप्स और ग्लेशियर्स में, लिख लेना आइस कैप्स और ग्लेशियर्स में। दूसरा अंडरग्राउंड वाटर 30%, और सरफेस वाटर और अदर्स। सरफेस वाटर में 3 तरह के, लेक्स हो गए, रिवर्स हो गए, और स्वैम्प। स्वैम्प्स माने ऐसी जगह जहां पर हमेशा वाटर लॉगिंग रहती है, जहां पानी हमेशा जमा रहता है, उसको स्वैम्प्स कहते हैं। जैसे मैंग्रोव फॉरेस्ट हो गए, ये सब चीजें, आप वेटलैंड्स के बारे में सुना होगा, वे सब स्वैम्प्स ही हैं। तो मैंने क्या कहा, फ्रेश वाटर 3% है, लेकिन इस 3% में भी 68.7% किसका है, आइस कैप्स का। ग्राउंड वाटर कम है, 30% है। बहुत लोग सोचते हैं कि ग्राउंड वाटर ज्यादा है, आइस ग्लेशियर से और आइस कैप्स कम है, नहीं। यहाँ 68.7% है, 30% ग्राउंड वाटर है। और सरफेस वाटर 3 भाग में बटा हुआ है, एक लेक्स में, रिवर्स में और स्वैम्प्स में। यहाँ पर भी बहुत बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है कि रिवर्स में ज्यादा हुआ, नहीं, रिवर्स में मात्र 20% है, सॉरी 20 बोला, 2% सरफेस वाटर है, 87% लेक्स में है। ओके, सरफेस वाटर की बात कर रहा हूँ, अदर्स में 9। तो फ्रेश वाटर कोई पूछेगा कि सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर कहाँ पर है, तो आपका आंसर क्या होगा, आइस कैप्स और ग्लेशियर्स में। अंडरग्राउंड वाटर मत मार के आ जाना, या फिर रिवर्स या लेक्स या कुछ और। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अच्छा, अब आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, इसके बाद केमिकल जानेंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टी आप सबको पता है, ऑर्डरलेस, या इसमें कोई दुर्गंध या सुगंध कुछ बिना समझ रहे हो ना, बिना को ऑर्डरलेस होता है। टेस्टलेस, इसका कोई अपना टेस्ट नहीं होता है। हालांकि अगर इसमें किसी तरह का सॉल्ट या कुछ और मिला हो तो वो नेचुरल जो होता है, तो कुछ अलग तरह का टेस्ट आ सकता है। कहीं कहीं कोई जगह पर आपने देखा कि अंडरग्राउंड वाटर में आयरन का ज्यादा मात्रा हो जाता है, तो उससे कुछ अलग टेस्ट आ जाता है। लेकिन अगर जो प्योर वाटर होता है जो, वो टेस्टलेस होता है, और फिर ये ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है। ठीक है, प्योर वाटर ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है। हालांकि जब अगर ठीक है, जो समुद्र में आप देखते हो तो वहां पर तो बहुत ज्यादा गहराई है, तो जब उतने ज्यादा गहराई में बहुत ज्यादा मात्रा में वाटर जब होते हैं तो वो ब्लू दिखने लगता है ना। लेकिन अगर अगर थीन कहीं लेयर है वाटर का, थीन, ठीक है, अगर कहीं थीन लेयर है वाटर का, तो वहां पर वो कोई कलर नहीं दिखाता, कलरलेस दिखाता है। लेकिन अगर थिक लेयर है वाटर का तो वहां पर ब्लू दिखाता है। और आप जानते ही हो कि ब्लू क्यों दिखाता है, क्योंकि स्कैटरिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक पार्टिकल होता है ना, वहां पर वो क्यों दिखता है ये आपको पता होना चाहिए। फिर फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का, अगर नॉर्मल, अंडर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर में वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये लिखना जरूरी है, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमने अपने तरीके से, किसी और तरीके से अगर हमने आर्टिफिशियली प्रेशर को बढ़ा दिया तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। यहाँ पर यही लिखा हुआ है, हालांकि यहाँ फ्रीजिंग पॉइंट की बात हो रही है। तो अगर एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ गया, ठीक है, एक्सटर्नल प्रेशर, तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, घट जाएगा। ओके, तो इस तरह से इसलिए यहाँ पर लिखना जरूरी है कि नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वाटर कितना पर फ्रीज करता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। लेकिन आप जान के, और फिर एक चीज और है कि प्रेजेंस ऑफ सॉल्युबल इम्प्योरिटी डिक्रीजेस द फ्रीजिंग पॉइंट। अगर कोई सॉल्युबल इम्प्योरिटीज आपने मिला लिया वाटर में तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, आइसक्रीम। तो देखो आइसक्रीम जब बनता है ना, तो उसमें आप मिल्क मिलाते हो, वाटर जो भी हो,
फिर उसमें आप शुगर मिलाते हो या फ्लेवर्स मिलाते हो। अब जो वो आइसक्रीम जो भी है वो जानते हो कितना पर फ्रीज करता है, -4 डिग्री सेंटीग्रेड या -3 डिग्री सेंटीग्रेड। जबकि बहुत लोग को लगता है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगा, नहीं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइसक्रीम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वाटर में बहुत सारे सॉल्युबल इम्प्योरिटीज मिले हुए हैं, इसी के चलते फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाता है। अगर और जानना है कि फ्रीजिंग पॉइंट और, तो फिर फ्रीजिंग पॉइंट क्यों डिक्रीज कर जाता है? अगर मैंने उसमें कुछ इम्प्योरिटीज मिला दिया, कुछ सॉल्युबल इम्प्योरिटीज मिला दिया, जैसे कि शुगर मिला दिया, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट ऐसे पॉइंट को कहते हैं जब लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर और सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर दोनों इक्वल हो जाता है। अब सीन से होता क्या है कि जब इम्प्योरिटीज आपने मिला दिया है, सॉल्युबल इम्प्योरिटीज, इसके चलते इसके चलते क्या होता है कि सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है ना, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर वीपी, वो क्या होता है, घट जाता है। ठीक है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर घट जाता है सॉल्वेंट की अपेक्षा। ठीक है, सॉल्वेंट का जितना वेपर प्रेशर, सॉल्वेंट कौन है, वाटर है। अभी जानेंगे सॉल्वेंट किसे कहते हैं, सॉलिड किसे कहते हैं, ये सॉल्युबिलिटी वाले टॉपिक में देखेंगे। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है, इसी के चलते ऐसा होता है कि हमारा फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाता है। अच्छा, अभी नहीं भी समझ में आओ तो कोई दिक्कत नहीं, आप इस साइट पे जाना, allprojectreport.com। यहाँ पर इसने बहुत अच्छा से दिया हुआ है कि इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज ऑन फ्रीजिंग पॉइंट, क्यों इम्प्योरिटीज को ऐड करने पर फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है, उसका अच्छे से इन्होंने लिखा भी है। यहाँ पर आपने देखोगे, सिंस फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड फेज आर इक्वल, देयरफॉर द सॉल्यूशन फॉर विच दिस इक्वल एट लोअर टेम्परेचर। अगर नहीं भी समझ आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सॉल्युबिलिटी में से फिर से देखेंगे। तो मैंने क्या बताया, फ्रीजिंग पॉइंट अगर एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा दोगे तो फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा, और अगर इम्प्योरिटीज मिला दोगे, सॉल्युबल इम्प्योरिटीज, तब भी फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट पे आते हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मल वाटर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लेकिन एक एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा दें तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, कुकर, जिसमें आप प्रेशर कुकर, ठीक है, प्रेशर कुकर में जो वाटर बॉयल होता है ना, वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे नहीं होता है। आप याद रखना, या तो 110, 115 इस तरह के रेंज में होता है। ठीक है, क्योंकि क्योंकि कुकर में क्या होता है कि एक्सटर्नल प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया। वो जो ढक्कन लगा हुआ है, सारा जो वाटर वेपर निकलेगा आपके खाने से, वो ढक्कन रोक के रखे हुए है। इसके चलते कुकर में लगातार वेपर प्रेशर क्या होता है, बढ़ते जाता है। ठीक है, अगर ढक्कन न लगाएं, ऐसी खुला छोड़ दें, तो वेपर प्रेशर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही हो जाएगा। लेकिन ढक्कन लगा देते हैं तो सारा जितना वाटर वेपर है वो कुकर में ही रह जाता है, और धीरे धीरे वाटर वेपर का जो वॉल्यूम है वो बढ़ते जाता है। इसके चलते एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ते जाता है, और उस कुकर के अंदर का जो वाटर है वो 100 डिग्री पे बॉईल ना करके 110 या 115 पे बॉईल करता है। और ऐसा क्यों होता है, तो ये सॉल्युबिलिटी में जानेंगे कि फिर भी क्यों बढ़ गया, है ना। ये भी क्वेश्चन रहता है कि फिर भी क्यों बढ़ गया, तो इसको जानेंगे। और फिर एक और है, प्रेजेंस ऑफ सॉल्युबल इम्प्योरिटीज इंक्रीजेस द बॉइलिंग पॉइंट। अगर आपने वाटर में चीनी वगैरह कुछ डाल के उसको आप बॉईल कर रहे हो, तो वो भी 100 डिग्री पे बॉईल नहीं करेगा, वो भी 110, 115 या जो भी हो वो उस पर बॉईल करेगा। आपने सिरका पढ़ा होगा, आप जब कोई भी जैसे गुलाब जामुन बनता है तो उसका रस बनता है ना सबसे पहले, तो वो भी 100 डिग्री पे नहीं, वो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है। सोलिबिलिटी में देखेंगे, लेकिन मैंने सोचा कि इसका एग्जांपल देना अच्छा बात है। डेंसिटी, वाटर का डेंसिटी 4 डिग्री पे मैक्सिमम होता है, याद करना, 0 डिग्री पे नहीं होता है। देखो ये कुछ इस तरह का ग्राफ होता है, और ये ग्राफ हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में भी देखा था। अगर नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करो, वहां प्लेलिस्ट मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी देने का कोशिश करूंगा। तो ये कुछ ऐसा ग्राफ होता है। वाई एक्सिस पे क्या लिया है, डेंसिटी ऑफ वाटर लिया है, और एक्स एक्सिस पे क्या लिया है, टेम्परेचर। जब भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो अपना कुछ डेंसिटी है, ठीक है, ये 0 पॉइंट कुछ होता है, 0.9 कुछ 897 कुछ होता है, ठीक है, 0 डिग्री पे लगभग। लेकिन जैसे से टेम्परेचर बढ़ाओगे ना, 0 डिग्री से 1 डिग्री करोगे, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, तो जानते हो यहाँ पर डेंसिटी इसका बढ़ने लगता है। और ये बहुत ही ताजुब वाली बात है, इसी को कहते हैं एनामोलस बिहेवियर। आई होप स्पेलिंग सही है, एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर, इसी को कहते हैं एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर। ये बहुत जरूरी है, जब फिजिक्स में हीट पढ़ेंगे ना तब भी ये बहुत काम देता है। तो जैसे 0 से 4 डिग्री के बीच में टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है, वाटर का डेंसिटी बढ़ता है, और 4 डिग्री पे मैक्सिमम होता है कितना, 1 ग्राम पर डिग्री, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देखो डेंसिटी को मैंने किस में लिया, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। लेकिन उसके बाद 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद फिर से टेम्परेचर बढ़ाओगे 5, 6 डिग्री, 7 डिग्री, तो फिर क्या होता है, डेंसिटी घटने लगता है। क्यों? क्योंकि हीट करने पर वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं, एक्सपेंड करने लगते हैं, और डेंसिटी क्या होता है, बढ़ने लगता है। क्योंकि डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम होता है। मास को कांस्टेंट रखोगे, वॉल्यूम बढ़ाते जाओगे तो डेंसिटी क्या होगा, घटते जाएगा।
कंडक्टिविटी, प्योर वाटर कभी भी कंडक्ट नहीं करता है, केवल इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं हीट को भी नहीं कंडक्ट करता है। मैंने क्या कहा, प्योर वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। लेकिन आप जो वाटर पीते हो या जो भी है वो उसमें मिनरल्स होते हैं, डिजर्व सॉल्ट्स होते हैं, इसीलिए आप जो पानी पीते हो उसमें हीट भी कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी भी कन्वर्ट करता है, और ये अच्छी बात भी है। अगर ऐसा नहीं होता तो, हालांकि इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन अगर कोई पानी गर्म करना चाहे वो गर्म ही नहीं हो रहा है तो फिर ये तो दिक्कत है। लेकिन आपके वाटर में डिजर्व सॉल्ट्स है और मिनरल्स है, और ये होने भी चाहिए। आप प्योर वाटर पी के, अगर आप प्योर वाटर पियोगे तो आपका शरीर ज्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर पाएगा, ठीक है। आपके शरीर में कई तरह के एनोमलियस बिहेवियर दिखने लगेंगे, क्योंकि आपको प्योर वाटर की जरूरत नहीं है, आपको कुछ ना कुछ उसमें मिनरल्स मिला ही होना चाहिए, तभी वो शरीर के लिए फायदेमंद है। तो कनेक्टिविटी का हमने देख लिया। और डिजॉल्व सॉल्ट्स जो होते हैं, जिस वाटर में डिजॉल्व सॉल्ट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वे क्यों कनेक्ट करते हैं, क्योंकि उसमें आयंस हो जाते हैं। सॉल्ट्स और कुछ नहीं बल्कि आयंस होते हैं, है ना। और आयंस ही तो कैरियर ऑफ चार्जेस होते हैं, इसलिए ऐसे वाटर में इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट करता है, और ऐसे वाटर में हीट भी कन्वर्ट करते हैं। स्पेसिफिक हीट, तो स्पेसिफिक हीट के बारे में हमने हीट चैप्टर में पढ़ा था फिजिक्स में, क्लास 8 में। क्या पढ़ा था कि अमाउंट ऑफ एनर्जी which is to be supplied in a unit mass in order to raise the temperature of that substance from 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 केल्विन, यानी कि यूनिट मास को, यूनिट मास किसी भी सब्सटेंस के यूनिट मास, वो 1 ग्राम हो सकता है या 1 केजी हो सकता है, उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए, 1 केल्विन बढ़ाने के लिए जितना हीट देना पड़ता है उसे स्पेसिफिक हीट कहते हैं। और वाटर का स्पेसिफिक हीट बहुत ज्यादा है, आपको पता है जितना स्पेसिफिक हीट आयरन का है, आयरन यानी Fe, उससे कहीं ज्यादा वाटर का है। कमेंट सेक्शन में बताना कि आयरन का स्पेसिफिक हीट कितना होता है। वाटर का बहुत ज्यादा है, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 1 ग्राम वाटर को अगर 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बढ़ाना होगा तो हमें 1 कैलोरी एनर्जी देना होगा, और 1 कैलोरी किसके बराबर होता है, 4.2 जूल के बराबर। हालांकि आपके बुक में मिस प्रिंट हो गया है और 4.2 की जगह 42 जूल लिखा गया है, तो आप वहां पर करेक्ट कर लेना कि क्योंकि 1 कैलोरी में कितना होता है, 4.2 जूल होता है। ओके। लेटेंट हीट के बारे में, लेटेंट का मतलब क्या होता है, छुपा हुआ, ठीक है, छुपा हुआ, हिडन, ठीक है। तो लेटेंट हीट का मतलब ये होता है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है, अमाउंट ऑफ एनर्जी या हीट रिक्वायर्ड टू सप्लाइड टू अ यूनिट मास ऑफ आइस विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर, ठीक है। अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी विच इज टू बी सप्लाइड टू आइस, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू कन्वर्ट द आइस इनटू वाटर, ठीक है, विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर, ठीक है। एक यूनिट मास लिखना, एक यूनिट मास आइस को, ठीक है, एक यूनिट मास आइस का अगर आपको उसको वाटर में बदलना है बिना उसके टेम्परेचर को चेंज किए हुए, तो जितना उसका हीट लगेगा ना उसी को लेटेंट हीट कहते हैं। और आपको पता है 1 ग्राम आइस को अगर आपको वाटर में बदलना है बिना उसका टेम्परेचर चेंज किए तो उसके लिए आपको 80 कैलोरी देना पड़ेगा। उसी तरह लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन आपको क्या पता है कि 540 कैलोरी पर ग्राम होता है, यानी कि अगर 1 ग्राम वाटर को अगर आपको 1 ग्राम वेपर में बदलना है, वाटर वेपर में बिना उसका टेम्परेचर चेंज किए, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पे सारा खेल होगा। और इसके बारे में काफी बात की थी हमने हीट चैप्टर में, मैं आई बटन पे उसका भी लिंक दे दूंगा, फिजिक्स में वो 540 के देख रहे हो, 540 कैलोरी देना पड़ रहा है हर 1 ग्राम के लिए। इसीलिए तो अगर आप किसी वाटर वेपर के कांटेक्ट में आते हो, जो कि वाटर वेपर है, ठीक है, आप जब भी खाना बन रहा है और वो भाप निकल रहा है तो उससे ज्यादा हाथ जल जाता है। गर्म पानी से शायद उतना हाथ नहीं जलेगा जितना इस भाप से जलेगा, क्योंकि हर एक ग्राम वाटर वेपर के पास कितना एनर्जी है, 540 कैलोरी है। और जब ये एनर्जी आपके ऊपर ट्रांसफर होगा, आपके बॉडी के ऊपर, तो समझ रहे हो क्या हालत होगी। ओके, सो ये चीज हो गया। अब आते हैं क्या, ये तो फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गया वाटर के। केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में आप देखोगे कि नेचर क्या है वाटर का। वाटर एक तरह से ऑक्साइड है हाइड्रोजन का, ठीक है, H2O। तो इसका मतलब वाटर क्या है, एक तरह से ऑक्साइड है हाइड्रोजन का, और ये न्यूट्रल ऑक्साइड होता है। H2O क्या है, एक न्यूट्रल ऑक्साइड है। न्यूट्रल कहने का मतलब ना रेड लिटमस पेपर पर इसको टेस्ट करो या ब्लू लिटमस पे, ये कलर चेंज नहीं करेगा, इसको न्यूट्रल ऑक्साइड कहते हैं। कैटालिटिक प्रॉपर्टी, कैटालिटिक मतलब ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो करते हैं लेकिन वो खुद खर्च नहीं होते हैं, खुद यूज नहीं होते हैं, लेकिन वे किसी रिएक्शन के रेट को घटा या बढ़ा सकते हैं, ऐसे चीजों को कैटालिटिक है। तो वाटर के पास कैटालिटिक प्रॉपर्टी है, जैसे कि ड्राई हाइड्रोजन और क्लोरीन का जब रिएक्शन कराना हो ना तो ये सनलाइट के प्रेजेंस में नहीं हो पाता है, ठीक है, सनलाइट के प्रेजेंस में नहीं हो पाता है। इसके लिए अगर आप वाटर का ड्रॉपलेट्स डालोगे तो ही रिएक्शन हो पाता है। फिर हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रिएक्शन, ये भी मॉइस्चर में ही H2O बनता है, और फास्फोरस और ऑक्सीजन का रिएक्शन मॉइस्चर में ही, ये क्या है, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड है।
और बाकी 2 4 इसलिए लिखा गया क्योंकि रिएक्शन को बैलेंस किया गया है। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अनुसार जो मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट होना चाहिए। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हम लोग कहाँ पढ़े थे? LOCN/TOS में, जब हम पढ़े थे, क्या पढ़े थे? LOCO2AS में, कि लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंसेस में हमने इस चीज को देखा था। तो हमने कैटालिटिक नेचर देखा, कैटालिटिक प्रॉपर्टी देखा कि कैसे किसी रिएक्शन में कैटालिटिक तरह बिहेव करते हैं। तो क्वेश्चन अगर आया कि वाटर क्या कैटालिटिक की तरह बिहेव करता है कभी? हाँ बिल्कुल करता है। और 2 रिएक्शन भी हमने देखे, H2+O2 H2O वाला, और फिर हमने फॉस्फोरस वाला रिएक्शन देखा। अब एक्शन ऑन मेटल, वाटर मेटल के साथ भी रिएक्ट करते हैं। दरअसल आपको याद आ रहा होगा कि ये सब चीजें हमने ऑक्सीजन के साथ भी किया था, है ना। ऑक्सीजन क्या करता था? वाटर के साथ रिएक्ट करके उसका ऑक्साइड बनाता था, है ना। K2 हो गया, Na2 हो गया, ठीक है, उसका ऑक्साइड वगैरह बनाता था। तो वाटर के साथ K2 प्लस H2O, तो हम एक्शन ऑफ वाटर और मेटल्स, तो यहाँ पर आते हैं। पोटेशियम वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। इनफैक्ट लगभग सभी मेटल्स वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या देते हैं? हाइड्रोजन गैस इससे इवॉल्व होता है। और यही हाइड्रोजन गैस जो इवॉल्व होता है ना, यही सेल्फ कंबस्टिबल होता है। सेल्फ कंबस्टिबल क्या मतलब? यही जो हाइड्रोजन निकला है ना इस रिएक्शन से, ये खुद जलने लगता है। ये कंबशन में यूज होता है उस रिएक्शन के। यही चलते हैं जब भी फॉस्फोरस को आप वाटर में डालते हो तो ये बहुत विग्रीसली, मतलब बहुत जल्दी, बहुत बस्ट कर जाता है, एक तरह से एक्सप्लोजन होता है छोटा सा, ठीक है। और सच कहो तो जो आप गांव में जो जादू वगैरह दिखाते हैं कि पानी में आग लगाना है जो भी, तो उसमें वो कुछ नहीं करते हैं, पानी में पोटेशियम को डाल देते हैं या सोडियम को डाल देते हैं, और वो उसमें थोड़ी देर के लिए ये जो हाइड्रोजन निकला है ना, यही कंबशन करता है थोड़ी देर के लिए। ज्यादा मात्रा में मत डालना, घर पर टेस्ट भी मत करना इसको, ठीक है। ये बहुत थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है। तो पोटेशियम जब वाटर से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? QH का मतलब क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस मिलता है। अच्छा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ही क्यों बनाया? क्योंकि देखो वाटर किससे बना है? OH- प्लस H है ना। वाटर इसी से बना है ना, OH- प्लस H। अब देखो पोटेशियम एक मेटल है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन देकर खुद क्या होगा? इसका वैलेंसी +1 है ना, तो ये क्या करेगा? इसके पास एक इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, और ठीक है, और ये क्या करेगा? OH- ये K से जाके जुड़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये K+ होना चाहता है और ये OH-, तो हमारा K+ OH- क्या बन जाएगा? QH बन जाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और बचा हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन गैस बना के इवॉल्व हो जाएगा। ये सभी मेटल्स के साथ होता है कि ये हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। और इस रिएक्शन का सबसे मेन बात आपको पता है क्या है? कि लिलाक फ्लेम मिलता है इसमें। इसलिए जो रिएक्शन होता है, लिलाक फ्लेम करने का मतलब जब ये रिएक्शन होता है तो ये पिंकिश पर्पल कलर मिलता है, ठीक है। पिंकिश पर्पल कलर मिलता है इस रिएक्शन में, हमें पिंकिश पर्पल कलर मिलता है। याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि एक रिएक्शन है जिसमें हमें लिलाक फ्लेम मिल रहा है तो कौन सा रिएक्शन है, तो और कोई नहीं बल्कि पोटेशियम के साथ वाटर जो है वो रिएक्ट कर रहा है, और वहां पर हमें वो चीज देखने को मिल रहा है। तो लिलाक फिल्म के बारे में आपको पता हो जाएगा। अगर कोई पूछेगा कि लिलाक फिल्म क्या होता है, या मैं पूछूंगा, तो फिर आप बता सकते हो ना। तो लिलाक फिल्म के बारे में आप याद रखना। और ये जो पोटेशियम है फ्लोट ऑन वाटर इन द फॉर्म ऑफ सिल्वर ग्रे ग्लोब्यूल्स। जो रिएक्शन हुआ इसमें पोटेशियम फ्लो करता है सिल्वरी ग्रे ग्लोब्यूल्स में। इफर्बेंस ऑफ हाइड्रोजन इज ऑब्जर्व्ड एंड वाटर बिकम्स अल्कलाइन। और रिएक्शन के बाद वाटर क्या होता है? अल्कलाइन हो जाता है। इनफैक्ट आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ कि जो भी मेटल्स हैं गाइस, मेरे ख्याल से यहाँ पर ये है क्या कहीं पर, हाँ देखो, ये आप देख रहे हो, ये देखो, ये हमारा पीरियड टेबल है। 18 इसमें हमारा ग्रुप्स है, ठीक है। और 1 2 3 4 5 6 7 पीरियड्स हैं। एक पीरियड टेबल में 18 क्या होते हैं? एक पीरियड टेबल में 18 ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। 18 ग्रुप्स होते हैं। और ये ग्रुप्स क्या है? 1 2 3, ये देख रहे हो 18 तक। हमारा वर्टिकली ग्रुप्स क्या होते हैं? वर्टिकली। और 7 क्या है? पीरियड्स हैं। पीरियड्स क्या होते हैं? हॉरिजेंटली, ठीक है। हॉरिजेंटली यानी ऐसे। तो ये जो दो आपको ग्रुप देख रहे हैं, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2, सॉरी ये कैसे चल रहा है, ये आपका ये 2 ग्रुप दिख रहे हैं, ठीक है। इसमें जो भी मेनली लिथियम हो गया, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, इनका रिएक्शन मेनली हम देख रहे हैं, ठीक है। पहले ग्रुप का दूसरे ग्रुप का हमेशा पीरियड टेबल साइड में रखना चाहिए।
केमिस्ट्री पढ़ते समय। तो सोडियम रिएक्शन अब वाटर के साथ करेगा तो क्या बनाएगा, वही सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगा। और ये जो रिएक्शन होता है ये गोल्डन येलो फ्लेम होता है। पोटेशियम वाला रिएक्शन क्या मिलता था, पिंकिश पर्पल कलर, लेकिन ये सोडियम वाला जो रिएक्शन होता है वाटर के साथ, इसमें गोल्डन येलो फ्लेम मिलता है और ये बहुत विग्रेसली रिएक्ट करता है, बहुत तेजी से रिएक्ट करता है, ठीक है। और यही नहीं, ये वाटर वेपर के साथ भी रिएक्ट करता है, मॉइस्चर के साथ भी ये सोडियम, तो ये बहुत सब बहुत डेंजरस है। तो कैल्शियम प्लस वाटर, जब वाटर रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और फिर से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। देख लो सब में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है, बस थोड़ा थोड़ा मैग्नीशियम प्लस वाटर रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। और एक चीज याद रखना कि जब भी ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बनता है, सॉरी मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये जो मैग्नीशियम है बर्न विथ व्हाइट लाइट, ठीक है, व्हाइट डिजलिंग लाइट आप ऐसा कर सकते हो। जिंक जब रिएक्शन करता है, जिंक हमारा रिएक्शन करता है, रिएक्शन टेक्स प्लेस, ये जिंक तभी रिएक्शन टेक प्लेस है जब भी हम स्टीम, स्टीम यानी वाटर वेपर, ठीक है, वाटर वेपर पास कराते हैं। और जिंक क्या माना होना चाहिए, जिंक हमारा जिंक हमारा रेड हॉट जिंक होना चाहिए, ठीक है, रेड हॉट। ये नहीं कि जो जिंक मार्केट से आया है या जो ठंडा जो भी हो, इसको पहले गर्म करना होता है। ये नहीं कि आप ऐसे पास करते रिएक्शन, रिएक्शन ऐसे नहीं होगा। बहुत गर्म जिंक को जब वाटर वेपर से रिएक्ट कराया जाता है तो क्या बनाता है, जिंक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस मिलता है। और जिंक ऑक्साइड जो है ना वो येलो कलर का होता है, ठीक है, जिंक ध्यान देना, ये जिंक ऑक्साइड कितना कैसा कलर का होता है, येलो कलर का। लेकिन जब कूल होता है ना, जब ये ठंडा हो जाता है तो ये व्हाइट कलर का हो जाता है। ये चीज आई होप कि, क्योंकि बहुत सारी चीज याद करना है और याद करे बिना कोई चारा नहीं है, तो इसलिए आपको याद करना ही होगा। एल्युमिनियम, अब बहुत गर्म एल्युमिनियम को, रेड हॉट एल्युमिनियम को जब स्टीम से पास कराया जाता है, स्टीम फिर से वाटर वेपर, ठीक है, तो क्या बनाता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस मिलता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड का एक लेयर चढ़ जाता है, ठीक है, एल्युमिनियम के ऊपर, ये एल्युमिनियम है, और इसके ऊपर, उसके ऊपर क्या हो जाएगा, Al2O3 का एक लेयर बन जाता है जो कि फर्दर रिएक्शन होने से प्रिवेंट करता है। ओके, फिर हमारा आयरन वाटर के साथ है, तो यहाँ पर भी रेड हॉट आयरन लेना है। ये नहीं कि आयरन लेके बैठे हुए हैं वाटर में, उसको कहे हुए वहां रिएक्शन, रिएक्शन होगा ही नहीं उसमें। रेड हॉट आयरन को स्टीम के साथ पास कराना है, बहुत गर्म वाटर वेपर के साथ, वाटर वेपर के साथ, तो क्या बनाएगा, फेरिक टेट्राऑक्साइड। याद है ये Fe3O4 कंपाउंड, बहुत इंपॉर्टेंट। ये तब भी बनता था जब हम बहुत हाई टेम्परेचर आयरन को ऑक्सीजन के साथ मिलाते थे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते थे, तो फेरिक टेट्राऑक्साइड देता था रेडिश ब्राउन कलर का और क्रैकलिंग साउंड आता था, तो यही फेरिक टेट्राऑक्साइड है ये। और हाइड्रोजन गैस तो निकलेगा ही, तो ये चीज आप समझ लेना। मैंने क्या कहा, जेडेनो येलो कलर का होता है लेकिन कूलिंग होने पे व्हाइट कलर में बदल जाता है। फिर ये जो मैग्नीशियम का वाटर के साथ रिएक्शन है ये बर्न्स विथ व्हाइट लाइट है, ठीक है, व्हाइट डिस्टिंग लाइट। एक और सोडियम का जो रिएक्शन है वाटर के साथ, ये गोल्डन येलो फ्लेम के साथ होता है। और पोटेशियम का जो वाटर के साथ रिएक्शन होता है ये पिंकिश पर्पल कलर के साथ होता है, ठीक है। ये चीज आप अति करना। एक्शन ऑफ वाटर, अब तो मेटर के साथ हमने देखा, अब हम देखेंगे किसके साथ, नॉन मेटल्स के साथ, क्योंकि नॉन मेटल्स भी तो है ना, ठीक है, नॉन मेटल्स। और नॉन मेटल्स मेनली किधर होते हैं, एक चीज याद रखना, एक चीज और बताना चाहता हूँ, किधर गया, एक मिनट, कहाँ गया, और एक मिनट, हाँ देखो, हमारे मेनली जो मेटल्स होते हैं ना, वो हमारा पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा, यानी पीरियडिक टेबल के हमारे लेफ्ट साइड में होते हैं, ठीक है, मेटल्स लेफ्ट साइड में, ठीक है, इधर ही मेनली, मेनली इधर ही होंगे। और नॉन मेटल्स मेनली इस तरफ होते हैं, राइट साइड में पीरियडिक टेबल के, देख रहे हो, सारे नॉन मेटल्स इधर ही, अधिकतर इधर ही होंगे मेनली। तो हमने मेटल्स के साथ पढ़ा, नॉन मेटल्स के साथ कुछ देखते हैं, तो ज्यादा नहीं है। कार्बन यानी रेड हॉट कोक को, कोक लिखा है, केक नहीं लिखा है, कोक, कोई वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं, वाटर यहाँ पर कैसा लिया गया, सुपर हीटेड स्टीम, तो क्या बनता है, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 देता है। ये दोनों के कॉम्बिनेशन को ही वाटर गैस कहते हैं। बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया CO प्लस H2 का वाटर गैस किसे कहते हैं, तो CO प्लस H2 ही वाटर गैस है। और इसका खासियत क्या है, तो ये बहुत अच्छा फ्यूल है, ठीक है, फ्यूल, आप समझ रहे हो ना, फ्यूल, ईंधन। और एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोग ने LOC और TOS में पढ़ा था, ठीक है। तो रिड्यूसिंग एजेंट है और बहुत अच्छा फ्यूल है। तो ये वाटर गैस आपको याद रहेगा, CO प्लस H2 ही वाटर गैस होता है। जो कैसे बनता है, जब रेड हॉट कोक को सुपर हीटेड स्टीम के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो CO प्लस H2 देता है। एक और देख लो, क्लोरीन है, तो वहां पर कोक क्या था, हमारा नॉन मेटल था, ठीक है, कार्बन क्या है, नॉन मेटल है, तो ये नॉन मेटल के साथ रिएक्शन भी देख रहे हैं। फिर क्लोरीन आ गया, क्लोरीन का वाटर के साथ रिएक्शन क्या बनाता है, हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड देता है। और ये हाइपोक्लोरस एसिड, लिख लो, हाइपोक्लोरस, HOCl को क्या बोलते हैं, हाइपोक्लोरस, हाइपोक्लोरस एसिड, ठीक है, हाइपोक्लोरस एसिड।
देता है। ओके, तो यहाँ पर हो गया। फिर रिएक्शन विथ मेटालिक ऑक्साइड, जब कोई मेटालिक ऑक्साइड, जैसे कि ये पोटेशियम ऑक्साइड है, ठीक है, ये सोडियम ऑक्साइड है, तो पोटेशियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। सोडियम ऑक्साइड बनता है, वाटर के साथ रिएक्शन करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और जब भी मेटालिक ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, बेस बनाते हैं। ये देख रहे हो, हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी एक बेस है, ये तो बहुत फेमस बेस है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी बेस है। तो जब भी कोई मेटालिक ऑक्साइड, ये देख रहे हो सब सारे मेटालिक ऑक्साइड्स हैं, ये वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो जो भी ये कंपाउंड बनाते हैं वे बेस होते हैं। लेकिन जब कोई नॉन मेटल ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है, जैसे कि ये देख रहे हो सल्फर डाइऑक्साइड, ओके, सल्फर डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तब ये H2SO3 बनाता है, ठीक है। और ये सब एसिडिक है, देख रहे हो, ये सब एसिड्स है। तो जब मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो बेस बनाते हैं, और नॉन मेटल ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं गाइस, एसिड बनाते हैं। ये सारे एसिडिक इन नेचर है। और H2SO3 को क्या पढ़ते हैं, कोई बता सकता है, सल्फ्यूरस एसिड, लिख लो, सल्फ्यूरस, काम देगा, सल्फ्यूरस एसिड। और H2PO4 को क्या पढ़ते हैं, डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट, डाईहाइड्रोजन डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट, ठीक है। और बाकी H2CO3 को जानते ही हो, इसको क्या पढ़ते हैं, कार्बोनिक एसिड, ठीक है, याद रहेगा। P2O5 फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करके H2PO4, CO2 वाटर के साथ रिएक्शन करके H2CO3, ठीक है। तो ये तो एसिड रेन में भी होता है ना, देखते हो ना कि हमारा एटमॉस्फेयर में CO2 है और जो वर्षा होती है तो उसमें मिलके H2CO3 बनाता है, ये वर्षा होने में भी, समझ रहे हो ना, CO2। इनफैक्ट कोल्ड ड्रिंक जो तुम पीते हो ना, कोल्ड ड्रिंक है, स्प्राइट या जो भी ये सब कोक है, तो उसमें वाटर के साथ ये CO2 ही कंप्रेस करके दिया जाता है। इसलिए हम, तुम्हारा जो कोल्ड ड्रिंक है जिसको तुम सॉफ्ट ड्रिंक कहते हो, सॉफ्ट ड्रिंक नहीं है, वो हार्ड ड्रिंक है एक तरह से, क्योंकि वो एसिडिक नेचर है बहुत ज्यादा। स्प्राइट, थम्स अप जो भी है वो सब बहुत, ये कार्बोनिक एसिड ही बन जाता है वे लोग, ठीक है। और ये भी देखेंगे कि थोड़ी देर अगर बोतल खोलने के बाद छोड़ दो स्प्राइट का तो उसका टेस्ट अलग हो जाता है, फिर वो पानी पानी जैसा लगता है, वो टेस्ट नहीं रह जाता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, उसको सॉल्युबिलिटी में हम लोग जरूर देखेंगे। अब आते हैं लास्ट है टेस्ट फॉर वाटर। तो एनहाइड्रस CuSO4, एनहाइड्रस का मतलब होता है कि वाटर जिसमें नहीं है, ठीक है, सूखा हुआ, ठीक है, बिना वाटर का, ओके, एनहाइड्रस उसी को कहते हैं। एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट कैसा कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है, लेकिन जब इसमें वाटर मिलाते हैं तो कैसा बन जाता है, CuSO4.5H2O, ये ब्लू कलर का हो जाता है, और इसी को ब्लू विट्रियोल भी कहते हैं, ठीक है। तो ये ब्लू कलर का क्यों बन जाता है, इसका एक एक्सप्लेनेशन ये है कि आप इस साइट पर जाओगे sciencing.com, ऐसा हालांकि अभी ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर ये ऑर्बिटल्स है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है, हालांकि ये सब 12 में पढ़ना है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, लेकिन दरअसल ये होता है ना, थोड़ा सा आप आसान में भाषा में समझा देता हूँ क्यों ब्लू हो जाता है। एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट में वाटर मिलाते हैं तो CuSO4.5H2O तो बन जाता है, लेकिन वो ब्लू कलर क्यों दे देता है, व्हाइट का व्हाइट ही तो रह सकता था, इसलिए ब्लू कलर देता है। क्योंकि देखो देखो यहाँ पर क्या है, एक मिनट, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा कॉपर है, ठीक है, कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 है, और ये डी ऑर्बिटल्स एटम है, ये जितने भी देख रहे हो ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये डी ऑर्बिटल्स हैं, यानी कि ऐसे एलिमेंट जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में हो उनको डी ऑर्बिटल एटम्स कहते हैं। तो CuSO4 में देखो, CuSO4 में क्या होता है, कॉपर किस फॉर्म में है, Cu2+ में, यानी कि कॉपर Cu2+ में है, यानी कि कॉपर Cu2+ में, इसका मतलब ये होता है कि कॉपर का ऑर्गन, और एक मिनट, ये हो क्यों नहीं रहा है, ऑर्गन ऑर्गन और 3D9, इसका Cu2+ का क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है। तो डी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, कुछ इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ जाती है और कुछ इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी क्या होती है, घट जाती है, ओके। डी ऑर्बिटल्स में कुछ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ जाती है और कुछ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती है, घट जाती है, हालांकि डी ऑर्बिटल्स में, ठीक है। तो अगर हम देखें तो उसी, जिस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ गई है और जिसकी घट गई है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है ना गाइस, दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है एनर्जी का, उस एनर्जी के लाइट को वे उस एनर्जी के लाइट को क्या करते हैं, वे ऑब्जर्व करते हैं। तो जो CuSO4.5H2O है ना, ये रेडिस कलर को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, रेडिस कलर को ऑब्जर्व करता है, ठीक है, कलर को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, ऑब्जर्व करता है। लेकिन ब्लू कलर को क्या करता है, ब्लू कलर को ट्रांसमिट करता है, ठीक है।
मैंने क्या कहा, कॉपर्स जो है वो डी ऑर्बिटल का एटम है। इसके अंतिम जो ऑर्बिटल्स हैं, जो भी डी के ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, उसके कुछ इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी घट जाती है और कुछ की बढ़ जाती है। तो जिसकी बढ़ी हुई है और घटी हुई, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस का जो एनर्जी है, उस एनर्जी के उस एनर्जी का उस एनर्जी के वेवलेंथ जो है लाइट के, उस कलर को भी ऑब्जर्व करते हैं। तो उसके आसपास का जो कलर है वो रेडिस कलर है उस एनर्जी के, ठीक है। और इस रेडिस कलर को ऑब्जर्व करते हैं, ब्लू कलर को क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। दरअसल यहीं पर नहीं रुक जाना चाहिए, हम लोग को ये भी पूछना चाहिए खुद से कि क्यों ये ब्लू कलर ही क्यों देता है। आई मीन ये ग्रीन कलर भी तो दे सकता था, जैसे कि ApSO4.7H2O ये ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। तो ये ग्रीन कलर रेड कलर भी तो हो सकता था। तो इसमें आप पूछ सकते हो। तो यहाँ से आपका एक नया दुनिया ही खुलता है, जिसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ना है क्लास 12 में। और अगर आपके अंदर ऐसा जिज्ञासा है तो काफी अच्छी बात है, लेकिन अगर आप यहीं रुक जाते हो कि ब्लू कलर का है तो फिर ये अच्छी बात शायद नहीं है। उसी तरह से एनहाइड्रस CuCl2 क्या पढ़ते हैं, कोबाल्ट क्लोराइड, ठीक है। ये ब्लू कलर का होता है, लेकिन जब वाटर में मिलाते हैं तो पिंक कलर का हो जाता है और ये कंपाउंड मिलता है हमें। ये कम्प्लेक्स कंपाउंड इसको पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत काफी कम्प्लेक्स है। CuCl2.6H2O, इसमें यानी कि इसमें 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एक CuCl2 के साथ जुड़ा हुआ है, और CuSO4 में 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर किसके साथ जुड़ा हुआ है, एक मॉलिक्यूल CuSO4 के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये पिंक कलर दे देता है। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से इसको एक्सप्लेन करते हैं। सो आई होप कि आगे के चैप्टर में हम लोग सॉल्युबिलिटी देखेंगे, ठीक है, मेनली सॉल्युबिलिटी सॉल्यूशन देखेंगे, और एक चैप्टर एक क्लास और होगा हाइड्रोजन का, सारा चीज उसमें कर लेंगे। उसके बाद लेवल 1 के क्वेश्चंस होंगे। तो आई होप कि इसमें मजा आया होगा। इसमें सारे चीज हमने डिस्कस किया वाटर के बारे में, उसके हिस्टोरिकल ऑकरेंस के बारे में। आई होप कि काफी चीज क्लियर हुआ होगा, मेन मेन पॉइंट को भी डिस्कस किया गया है वाटर के बारे में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे अहेड। चैनल को सब्सक्राइब करना अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे अहेड।